हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने एक और नए लेक्चर के साथ जुड़ गया हूं, जो कि है हमारा प्रकाश परावर्तन अपवर्तन। और आज का जो लेक्चर है हमारा गोलीय दर्पण। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को करा रखा था समतल दर्पण तक। समतल दर्पण में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि समतल दर्पण क्या होता है, उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होता है उसका किरण आरेख भी मैंने बताया था। और बताया था कि उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड इस कारण से नहीं हो पाया, काफ़ी लोगों का कंप्लेंट रहेगा कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था जल्दी जल्दी। तो इसका कारण ये था कि मेरा भी कुछ एग्ज़ाम चल रहा था, अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं भाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहेंगे गोलीय दर्पण, दैट मीन्स यानी कि स्फेरिकल मिरर अंग्रेजी में। अब देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को समतल दर्पण बताया था। समतल दर्पण में याद करिए कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह सतह क्या होता था, बिल्कुल सीधा या तो फिर सपाट होता था, बिल्कुल एकदम सीधा साधा रहेगा परावर्तक सतह। जैसे कि आप अपने घर में अपना चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखिएगा उस दर्पण का जो परावर्तक सतह है जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो बिल्कुल एकदम रहेगा सीधा। क्या उबड़ खाबड़ रहता है? क्या नहीं, वो बिल्कुल कैसा रहता है, सीधा रहता है। तो जिसका परावर्तक सतह सीधा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण। बट अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा रहेगा, गोल रहेगा। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो परावर्तक सतह वो बिल्कुल कैसा है, गोल है। तो जिसका परावर्तक सतह गोल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल सीधा रहेगा, सपाट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जल्दी में हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण क्या लिखेंगे, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब परावर्तक सतह बिल्कुल क्या रहेगा, गोल रहेगा, उसे हम लोग कैसे दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। है ना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसे मैं ठीक कर लेता हूँ, शायद चार्ज नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह कैसा रहेगा, गोल रहेगा, स्फेरिकल शेप में रहेगा। ये हो गया मेरा, इस ऐसे वाले दर्पण को हम लोग कहेंगे भाई गोलीय दर्पण। है ना, जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, गोल रहेगा, उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण जो हो गया हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो डिफरेंस समझ लीजिए। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखा था कि देखिए मेरे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में दो प्रकार के गोलीय दर्पण है। इसमें गौर करके देखिएगा तो इसका क्या होगा कि परावर्तक जो सतह है, मतलब लाइट पड़ने वाला जो सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, थोड़ा सा कर्व शेप में है, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ है जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। लेकिन इसका जो परावर्तक सतह होता है वो थोड़ा सा, इसका जो परावर्तक सतह है अवतल दर्पण का वो अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन इसमें जो पॉलिशिंग किया हुआ भाग रहता है वो बाहर वाले भागों में होता है। जबकि उत्तल दर्पण में देखिए कि इसका जो परावर्तक सतह है थोड़ा सा उभरा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, और इसका जो पॉलिशिंग है वो अंदर की भागों में होता है। तो यानी कि गोलीय दर्पण भी दो दो प्रकार के हो गए, एक वैसा जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, और दूसरा वैसा जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, परावर्तक सतह अगर बाहर की ओर उभरा होगा तो उत्तल, और परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा तो अवतल हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण, आप देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा होगा, जबकि पॉलिशिंग बाहर वाले भागों में होता है।
अगर देखिएगा आप लोग चम्मच को देखिएगा, घरों में चम्मच होगा तो घरों में जो चम्मच होगा उसका जो अंदर साइड वाला भाग है, इधर अंदर की ओर होता है, उसका वो हो गया आपका अवतल दर्पण। और अगर आप चेहरा देखिएगा उस चम्मच के उठे हुए भागों में तो हो गया आपका उत्तल दर्पण। मतलब अगर आप चम्मच के ऊपर वाले भाग में देखिएगा तो उत्तल दर्पण के रूप में काम करेगा, और चम्मच के धसे हुए भाग में अपना चेहरा देखिएगा तो अवतल दर्पण के रूप में काम करेगा। चम्मच के बारे में थोड़ी देर के बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस गोलीय दर्पण को थोड़ा ऊपर से भी काट दिया हूँ और नीचे से भी काट दे रहा हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी काट दे रहा हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इसका बाहर भाग में हम पॉलिशिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ ऐसे, और इसका यहाँ पर हम लोग अंदर वाले भाग में पॉलिशिंग कर रहे हैं। अब जरा से समझिए, इसके बाहर वाले भाग में पॉलिशिंग किया गया है तो स्टूडेंट्स बताइए फिर प्रकाश कहाँ पर पड़ेगा? अंदर की ओर पड़ेगा ना, जहां पर चिकना सतह रहेगा वहीं पर प्रकाश का किरण पड़ेगा। तो देखिए, तो इसमें प्रकाश का किरण किधर जा रहा है? अंदर की भागों में। तो अगर प्रकाश का किरण जो है अंदर की भागों में टकरा कर वापस आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो पॉलिशिंग तो इसमें तो अंदर की ओर है ना, तो इसमें फिर प्रकाश का किरण कहाँ पर पड़ेगा भाई? तो ऊपर उठे हुए भागों में पड़ेगा, ऊपर उठे हुए भागों में पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश की किरण जो होती है वो अंदर की ओर पड़ती है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण किधर टकराती है? उठे हुए भाग में, मतलब उभरे हुए भागों में। अवतल दर्पण में क्या कहेंगे कि इसका जो परावर्तक सतह है, यानी कि प्रकाश की किरण जो पड़ती है वो अंदर की भाग में, परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, जबकि पॉलिशिंग देखिए कहाँ पर हो रहा है? ऊपर उठे हुए भागों में हो रहा है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरे हुए भाग में है, ठीक, और इसका जो पॉलिशिंग है वो अंदर की ओर धसे हुए भागों में है। तो इसको हम लोग डिफरेंस के माध्यम से मैं लिख दे रहा हूं अभी। पॉज। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंतर पढ़ते हैं कि दोनों दर्पण के बीच में क्या अंतर होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर ये है कि इसका परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण का वो अंदर की ओर धंसा होता है। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। तो इसमें देख सकते हैं कि परावर्तक सतह जो है, मतलब चेहरा देखने वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पर देखिएगा? अंदर की तो ओर न देखिएगा, कहाँ पर देखिएगा? अंदर की ओर। तो अगर इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक, यहाँ पर अंदर की ओर धंसा होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसका परावर्तक सतह यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की ओर उभरा हुआ है। इसका परावर्तक सतह किधर है? बाहर की ओर। तो परावर्तक सतह बाहर की ओर तो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, और परावर्तक सतह अंदर की ओर तो उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, तो यानी कि इसका जो पॉलिशिंग होगा वो भाई किधर होगा? वो भाई पॉलिशिंग होगा इसका बाहर की ओर। तो इसमें पॉलिश बाहर की ओर होता है, देख सकते हैं कि ऊपर उठे हुए भागों में होता है। अब इसमें देखिए तो परावर्तक सतह बाहर की ओर है तो पॉलिशिंग किधर होगा? अंदर की ओर। तो इसमें पॉलिश अंदर की ओर होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है। एक भी अगर आप लोगों को कहानी याद हो जाएगा तो अपने आप दूसरा क्लियर कर सकते हैं। अवतल दर्पण में क्या याद रखिएगा? परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, तो यानी कि पॉलिशिंग बाहर की ओर। उत्तल दर्पण में क्या याद रखेंगे कि परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, तो यानी कि पॉलिशिंग अंदर की ओर। तो ये दो डिफरेंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दो डिफरेंस का और मैं लिखा देता हूँ। तो चलिए अब दो और डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो ये जो दो और डिफरेंस है दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। क्या लिखा हुआ है? इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को अगर हम पर्दे पर उतारना चाहें तो आसानी से उतार सकते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं, इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोग फिल्मों में हम लोग देखते हैं, मूवी वगैरह थिएटर हम लोग जब देखने जाते हैं तो वहाँ पर बड़े पर्दे पर मूवी चलती है ना। तो वहाँ पर मूवी क्यों चलती है, किस दर्पण से चलती है? तो वहाँ पर इसलिए चलती है क्योंकि उस प्रोजेक्टर में जो है आपका अवतल दर्पण लगा हुआ है, और अगर उस प्रोजेक्टर में कहीं उत्तल दर्पण लगा होता तो आप वहाँ पर सिनेमा हॉल में बैठ करके मूवी का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ना उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता।
सिनेमा हॉल में क्या होता है, एक पर्दा लगा होता है और पर्दा ऊपर उसमें लाइट पड़ती है प्रोजेक्टर के द्वारा, उसके बाद हम उस मूवी को एंजॉय कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो मतलब आने की सिनेमा हॉल में उस प्रोजेक्टर में जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करते हैं, वहाँ पर उस प्रतिबिंब को हम लोग अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते। और देखिए इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है, आभासी भी, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं। कैसे? अभी शायद आपको इस बात का जवाब पूरी ना मिले, बट यकीन मानिए कि अगर मैं आगे की क्लास में भी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जैसे कि समझिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये जो है मेरे पास है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये जो होता है हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर P हो गया। अब P क्या होता है, F क्या होता है, C क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है मेरा ये हो गया अनंत, और अनंत पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एक वस्तु, और इस वस्तु का नाम है ये भी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का किरण कुछ इस प्रकार से आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद देखिए क्या होगा भाई, उधर चला जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर। तो समझिए इसका देखिए तो परावर्तक सतह किधर है भाई, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा भाई, फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। अब मान लेते हैं कि एक और प्रकाश की किरण इस तरह से आई, टकराई, तो टकराने के बाद किधर, देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होने के कारण ये भी किधर गुजरेगा, अंदर की साइड से गुजरेगा, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों के इस बिंदु पर काट रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा मेरा। अब देखिए अगर प्रकाश, फिजिक्स का रूल है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कि अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को सचमुच में काटती है, तो देखते हैं यहाँ पर आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण हुआ, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वहीं पर मेरा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और क्या सचमुच में प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटी है, तो काटी है बिल्कुल सचमुच में। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अगर प्रकाश की किरण एक दूसरे को सचमुच में काटती है, प्रतिच्छेद करती है परावर्तित होने के बाद, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई उत्तल दर्पण की, तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है कुछ, और यहाँ पर ये हो गया आपका P कहलाएगा, इसका F भी इधर होता है, C भी इधर होता है ना। अब मैंने मान लेता है कि मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर अनंत में कहीं मेरा बिंब रखा हुआ है, ये भी है ना। यहाँ से प्रकाश का किरण कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए इसका परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर धंसा होता है तो प्रकाश की किरण अंदर की तरफ आती है, लेकिन इसका परावर्तक सतह जो है वो बाहर की ओर है, तो प्रकाश की किरण उधर चली जाएगी, ऊपर की ओर। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस प्रकार से लाइट रे आएगी, तो ये आपतित किरण हो गया, परावर्तन होने के बाद अंदर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, तो उभरा होने के कारण लाइट और भी इधर तितिर बितिर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर परावर्तित किरण एक दूसरे को तो काट नहीं रही है, तो हम सोचेंगे कि शायद एक दूसरे को इस पॉइंट पर पीछे की ओर काटेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रकाश की किरण एक दूसरे को सचमुच में काटी है परावर्तित होने के बाद? नहीं, परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को सचमुच में नहीं काटी है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बना है। लेकिन इसमें परावर्तित किरण एक दूसरे को परावर्तन के बाद एक दूसरे को सचमुच में काटी है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो आइए इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए मैं जल्दी से थोड़ा कुछ सामान जुगाड़ करता हूँ। चलिए, ये मेरे हाथ में मोमबत्ती है रखा हुआ, फाइन को अब मैं इस मोमबत्ती को क्या कर रहा हूँ, जलाता हूँ। तो मैंने इस मोमबत्ती को जला दिया है। अब देखिए ये जो है मेरे पास बिंब रखा हुआ, और इस बिंब के सामने मैं यहाँ पर अवतल दर्पण ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला था कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लाइट ऑफ करूँ तो चलिए देखिए हम लोग करके देखते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है या फिर नहीं, पर्दे पर उतार सकते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती का जो मेरा
ये लाइट रेज है वो आराम से जो है प्रतिबिंब उसे पर्दे पर उतारा गया हुआ है। ठीक है, मतलब यानी कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन अब मैं इसके जगह पर उत्तल दर्पण ला रहा हूं तो उत्तल दर्पण का कोई भी यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर नहीं उतरा हुआ है। इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और फिल्मों में जो भी हम लोग मूवी एंजॉय कर पाते हैं वो भाई उसमें प्रोजेक्टर में आपका जो है वो आपका अवतल दर्पण ही लगा हुआ होता है। ऑन करो लाइट। तो चलिए, अब ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अवतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे हम लोग पहचानेंगे? जब दो परावर्तित किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को सचमुच में काटती है तो वास्तविक कहलाती है, और परावर्तन के बाद एक दूसरे को सचमुच में नहीं काटती है तो वो आभासी कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस क्या कहलाती, मुख्य अक्ष क्या कहलाती, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और साथ में अब वीडियो जो आएगा वो लगभग 2 दिन या फिर 1 दिन करके इस प्रकार से रेगुलरली अपलोड होता रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है, मुझे सिलेबस भी कवर करवाना है। सो थैंक यू सो मच।